हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्लासेस 24x7 में आप सब लोगों का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज जो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो वेल्डिंग के अंदर यूज़ होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। 6+ ईयर्स मुझे टीचिंग के अंदर हो गए हैं और 1 साल मैंने इंडस्ट्री में भी जॉब किया है। आज जो हम इस क्लास में टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या हैं। इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं कुछ वेल्डिंग में यूज़ होने वाली। फिलर मेटल हो गया है, सील्डिंग क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, इलेक्ट्रोड क्या होता है, आपका एज प्रिपरेशन क्या होते हैं, एनीलिंग क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग क्या होता है। ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लास्ट वाली क्लास का छोटा सा पार्ट रह गया था। वेल्डिंग के बारे में हमने बता दिया था, लेकिन उसमें वेल्डिंग्स की कुछ एडवांटेजेस और जो उनके लिमिटेशंस हैं वो रह गई थी, वो आज इसमें डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो वेल्डिंग की क्या एडवांटेजेस होती हैं? दे आर लाइट एंड लीक प्रूफ। एक तो लाइट मतलब इनका जो जॉइंट होता है वो ज़्यादा बड़े नहीं लगते हैं, लाइट जॉइंट लगते हैं। और दूसरा इन कंपैरिजन टू अगर रिवेट जॉइंट के बात करें हम तो, और दूसरा लीक प्रूफ होते हैं, इनमें लीकेज होने का चांसेस नहीं रहता। रिवेट में ये हो सकते हैं चांसेस, ये बन सकते हैं। रिवेट जॉइंट अगर हम लगाते हैं, परमानेंट जॉइंट होते हैं, आप जानते हो ये सब परमानेंट जॉइंट होता है, बनता है वेल्डिंग के द्वारा। फिर द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डिंग इज हाई। जो वेल्डिंग का जॉइंट होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। उसके जो जॉइंट की स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब जो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है, तो वो कैरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है। जो जनरली हम डोमेस्टिक यूजेस में अगर वेल्डिंग का यूज़ करते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर कुछ वेल्डिंग्स होती हैं जो बहुत महंगी होती है, जैसे लेज़र बीम वेल्डिंग हो गई और आपका TIG वेल्डिंग हो गई, तो ये सब जो हैं थोड़ी सी महंगी वेल्डिंग्स होती हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट इज़ easy to do in many parts which is difficult to riveting। मतलब कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रिविट के द्वारा जो है जॉइंट नहीं कर सकते। कोई बड़ा जॉइंट हो, मतलब बहुत लंबे पार्ट पर हमें रिविटिंग करनी है या जॉइंट लगाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम रिविट ना यूज़ करके वेल्डिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है। अब कह सकते हो आप ये नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये तीनों के लिए यूज होती है, प्रोडक्शन के लिए भी, रिपेयरिंग में भी यूज की जा सकती है, मेंटेनेंस में भी यूज की जा सकती है। एक और कह सकते हैं कि वेल्डिंग को हम कटिंग में भी यूज कर सकते हैं, कटिंग करने के लिए। वो प्रोडक्शन के अंदर आ गया, वैसे कटिंग भी करते हैं हम इससे, ठीक है, वेल्डिंग के द्वारा। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस। एडवांटेजेस हो गए तो लाभ हो गए, अब इनकी लिमिटेशंस क्या है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एज प्रिपरेशन इज जनरली नीडेड फॉर वेल्डिंग। एज प्रिपरेशन क्या होता है, अभी आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज प्रिपरेशन क्या होता है, ठीक है। और स्किल्ड वेल्डर इज नीडेड। अगर अच्छा वेल्ड जॉइंट हमें चाहिए तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारे वेल्डर्स हैं जो वो स्किल्ड होने चाहिए या एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, तभी अच्छा वेल्डिंग कर सकते हैं। रिमूव इंटरनल स्ट्रेसेस, एनीलिंग और स्ट्रेस रिलीविंग में भी रिक्वायर्ड। आप डायरेक्टली ऐसी कोई मेटल है जिस पे फोर्जिंग वगैरह हुई हो या हैमरिंग वगैरह हुई हो, उसको डायरेक्टली आप वेल्डिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। पहले आपको एनीलिंग वगैरह प्रोसेस उसमें करने पड़ेंगे। एनीलिंग वगैरह क्या होती है ये भी अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, पहले करनी पड़ेगी, तब उससे आप वेल्डिंग करेंगे।
चलिए अब बात करते हैं जो बेसिक टर्म्स हम यूज करते हैं वेल्डिंग में। पहला होता है फिलर मेटल। फिलर मेटल इन मोस्ट ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग यूजेस अ फिलर मेटल which is melted and mixed with the material being welded। मतलब ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस में ज़्यादा यूज होते हैं। जो गैप्स होते हैं, गैप्स में क्या आपने देखा भी होगा, जो आर्क वेल्डिंग वगैरह आपने देखी भी होगी, ये गैस वेल्डिंग, एक रोड रहती है, रोड वो जलती रहती है, पिघलती रहती है, और वो जो मेटल है, जो पिघला हुआ मेटल है उस रोड का, वो क्या करते हैं जॉइंट के गैप्स के में बीच में फिल हो जाता है। तो तीन मेटल बेसिकली मिक्स होते हैं उसमें। एक तो दो तो बेस मेटल हो गए जिन दोनों को आप जोड़ रहे हो आपस में, और एक तीसरा मेटल जो रोड के रूप में फिलर मेटल के रूप में मेल्ट करके उन दोनों के बीच में फिल किया जाता है, और दैट इज नोन एज फिलर मेटल। अब क्या किस फॉर्म में रहता है ये, आइदर बी अ रॉड और अ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। ये एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के रूप में भी हो सकता है और एक रोड के रूप, जो गैस वेल्डिंग में आप यूज करते हो उसमें क्या होता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की फॉर्म, सॉरी कंज्यूमेबल सॉरी सिंबल एक रोड के रूप में रहता है। और जो आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में यूज करते हो तो उसमें क्या रहता है, उसमें एक इलेक्ट्रोड के फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रोड ही कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की फॉर्म में रहता है। वो इलेक्ट्रोड आपकी कंज्यूम हो जाती है, पिघल जाती है और मेटल में मिक्स हो जाती है। अब आती है शील्डिंग। शील्डिंग क्या होती है? इट इज नेसेसरी इन फ्यूजन वेल्डिंग दैट हीटेड melts be shielded from hydrogen, nitrogen and oxygen in the atmosphere। ये जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, वो क्या वो वेल्डिंग में मिक्स नहीं होनी चाहिए, वेल्डिंग जॉइंट में मिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर मिक्स हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, द गैसेस मेक्स वेल्डिंग जॉइंट वीक एंड ब्रिटल। तो उस जॉइंट को क्या कर देती हैं, वीक कर देती हैं या उसकी ब्रिटलनेस को बढ़ा देते हैं। तो ये ना हो इसीलिए उसकी शील्डिंग की है। शील्डिंग बेसिकली क्या होता है, इन गैस को मिलने ना देना, मिक्स ना होने देना वेल्डिंग जॉइंट में, दैट इज नोन एज शील्डिंग। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है? अभी जो शील्डिंग प्रोसेस हमने देखा था वो बेसिकली शील्डिंग प्रोसेस किसके द्वारा होता है, फ्लक्स के द्वारा। फ्लक्स प्रोटेक्ट करता है वेल्डिंग जॉइंट को कि उसमें कोई इम्प्योरिटीज या ये जो गैसेस हमने ऑक्सीडेशन वगैरह, ये सारी ऑक्सीजन वगैरह, ये सारी चीज उसमें मिक्स ना हो, उससे प्रोटेक्ट करता है आपका फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू क्लीन मेटल और ऑक्साइड्स एंड देयर इम्प्योरिटीज। क्या करता है? ये इम्प्योरिटीज को मिक्स होने से रोकता है, किसमें? वेल्ड जॉइंट में। और इस वेल्ड जॉइंट में रोकता है। और आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होती है उसकी रोड है, आपने लैब में अगर एक्सपेरिमेंट किया हो फर्स्ट ईयर में वर्कशॉप में, तो उसमें रोड के ऊपर एक सीमेंटेड सी कोटिंग रहती है, सीमेंटेड सी कोटिंग रहती है। उसी कोटिंग, वही कोटिंग क्या होती है? फ्लक्स कहलाती है। फ्लक्स, ठीक है, वही क्या है आपका फ्लक्स है। वो क्या करता है? इम्प्योरिटीज को वेल्ड जॉइंट में मिक्स होने से रोकता है। अब बात करते हैं इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती हैं? कुछ वेल्डिंग्स में हम क्या करते हैं, फ्लक्स ना यूज करके इनर्ट गैसेस यूज करते हैं। और इनर्ट गैसेस क्या होती हैं आपकी? जैसे आर्गन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, हीलियम, नाइट्रोजन, ठीक है, और आपका ये हो गया CO2, ठीक है। जो आपके TIG वेल्डिंग है, MIG वेल्डिंग है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स ना यूज करके इनर्ट गैसेस यूज कर रहे हैं। और इनर्ट गैसेस का भी सेम काम होता है जो कि फ्लक्स का होता है, वो भी इम्प्योरिटीज को वेल्ड जॉइंट में मिक्स होने से रोकती हैं, ठीक है। इट ऑल्सो वर्क्स एज फ्लक्स बट डज नॉट कंबाइन विद द बेस मेटल ऑफ फिलर मेटल। तो ये क्या करता है, ये बेस मेटल, ये जो गैसेस होती हैं इम्प्योरिटीज को तो मिक्स होने से रोकती हैं, लेकिन ये खुद वेल्ड जॉइंट में मिक्स नहीं होती, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड क्या होता है? अ कंडक्टर दैट पासिस एन इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इलेक्ट्रोड क्या होता है? करंट को
फ्लो कराता है, मतलब करंट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फ्लो करता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या करते हो, रोड को टच करते हो, अगर रोड को टच नहीं करोगे, वो इलेक्ट्रोड ही होती है, जो रोड होती है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आपने देखी होगी, एक्सपेरिमेंट भी किया हो फर्स्ट ईयर में, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोड है, वो क्या कर रही है, करंट को ट्रांसफर कर रही है, किसमें, वर्क पीस में, ठीक है। इलेक्ट्रोड का काम यही होता है। कई बार ये कंज्यूमेबल होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आप कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक किसी किसी में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होती है, जैसे कि आपने आप देखोगे TIG वेल्डिंग में, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल नहीं होता, नॉन कंज्यूमेबल होता है। अब बात करते हैं एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन क्या होता है? एज प्रिपरेशन बेसिकली क्या होता है, जब आप वेल्डिंग करने वाले होते हैं उससे पहले उसके कॉर्नर्स को, जो वर्कपीस है उसको साफ करते हैं, सफाई करते हैं उसकी, ताकि उसमें कोई इम्प्योरिटीज ना रह जाए, जिससे वेल्ड जॉइंट कमजोर हो जाए। यही होता है आपका एज प्रिपरेशन। अब आता है एनीलिंग। एनीलिंग क्या होता है? It is a heat treatment process in which metal is heated to a temperature above its recrystallization temperature, uh, uh, capped at the temperature for sometimes for homogenation of temperature। Basically इसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है आपका क्रिटिकल, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर 720 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आप इंजीनियरिंग मटेरियल्स में पढ़ोगे, पूरा डायग्राम होता है इसका, टाइम टेम्परेचर डायग्राम वगैरह, तो उसमें आप पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, 730 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। एक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जो 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो उससे ज्यादा 950 के आसपास, उसके ऊपर इसको हम क्या करते हैं, उस जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके ऊपर 30 डिग्री से आपका 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में उसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में उसको फिर जिस फर्नेस में हम गर्म करते हैं उस मेटल को, उसी फर्नेस में उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि वो ठंडा ना हो जाए। और क्यों करते हैं ये एनीलिंग प्रोसेस? जो पहले आपका फोर्ज हुआ हुआ मेटल होता है, जिसपे आपने हैमरिंग वगैरह की हुई होती है, तो उससे क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ग्रेन साइज हैं, वो पास पास आ जाते हैं, और वो वेल्डिंग के लिए हम फर्दर उसे हम यूज नहीं कर सकते, और किसी प्रोसेस के लिए, मशीनिंग के लिए हम उसे यूज नहीं कर पाते। तो उसको रिसाइकल करने के लिए पहले उस पर एनीलिंग या नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस किया जाता है। अभी नॉर्मलाइजिंग भी आने वाला है। तो उससे क्या होता है, एनीलिंग से इंक्रीज डक्टिलिटी, उस मेटल की डक्टिलिटी बढ़ जाती है, हार्डनेस उसकी रिड्यूस हो जाती है, इंटरनल स्ट्रेसेस जो उसके अंदर डेवलप हो चुकी थी, जिससे मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए थे, वो खत्म हो जाते हैं। डिक्रीज ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस उसकी खत्म हो जाती है, जो उसकी भंगुरता होती है वो खत्म हो जाती है। इंक्रीज मशीनेबिलिटी, उसकी मशीनेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, उस पर हम फर्दर मशीनिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग क्या होता है? नॉर्मलाइजिंग में उसमें क्या कर रहे थे हम, इस वाले प्रोसेस में क्या करते हैं, इन नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ अ स्टील टू अ टेम्परेचर बिटवीन 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड अबव AE, यही अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको टाइम टेम्परेचर डायग्राम में अगर आप देखोगे तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है। उसके अबव मतलब वही 950 डिग्री, 900 to 950 डिग्री के बीच में जो होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, उसके ऊपर 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड उस मेटल को गर्म किया जाता है। तो उतने तक तो किया ही जाता है, उसके ऊपर भी 50 to 100 डिग्री हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें क्या कर रखे थे हमने किया था, फर्नेस में ही ठंडा किया था। इसमें फर्नेस में ठंडा ना करके बाहर रख के एयर में ठंडा करेंगे। किसमें करेंगे? एयर में, स्टिल इन एयर में रख के खुले में रख देंगे उसको ठंडा होने के लिए। और इसका काम क्या है, क्यों करते हैं एनीलिंग? क्या करते हैं, इंक्रीज इन टफनेस ऑफ स्टील, उसकी जो टफनेस है उसको बढ़ाने के लिए। सेम वही होता है जैसे पहले जो फोर्ज हुए मेटल रहते हैं, वो जो इनके ग्रेन साइज वगैरह चेंज हो जाते हैं, उनको बेसिकली रिसाइकल करने के लिए ये प्रोसेस किए जाते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए बाय, टेक केयर।